हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, करते हैं कंटिन्यू। तैयार हो सभी लोग? ओके। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में लगभग सारी चीज जो महत्वपूर्ण थी, अभिक्रिया वेग क्या होता है, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं, उनमें से भी जो सबसे मेन कारक था वो सांद्रता का प्रभाव, पूरा डिटेल से हमने पढ़ा है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रभाव है वो ताप का प्रभाव। इस ताप के प्रभाव को समझने के लिए हमें एक छोटा सा सिद्धांत समझना था। पता कौन सा सिद्धांत था वो? जो लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कस किया है, वो था संगठ्य सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। और बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में हमने उस कोलिजन थ्योरी को समझा है कि कब जब भी कोई रिएक्शन होती है, किसी भी कंटेनर में कोई गैसीय रिएक्शन हो रही है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जब आपस में टक्कर करते हैं तो अभिक्रिया में उत्पाद बनते हैं। और यह जो टक्कर होती है वो सारी टक्कर प्रभावी टक्कर नहीं होती। सभी अणु प्रभावी संगठ्य नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि किसी भी टक्कर को प्रभावी होने के लिए, किसी संगठ्य को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए दो मुख्य अवरोधों को पार करना था। याद आ रही? दोनों कौन से अवरोध थे? पहला ऊर्जा अवरोध। किसी भी अभिकारक को उत्पाद में जाने के लिए खुद की जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा को किससे ज्यादा करना पड़ेगा? उसको थ्रेशोल्ड, कम से कम उसके पास देहली ऊर्जा जितनी ऊर्जा तो होनी ही चाहिए, उससे ज्यादा ऊर्जा जब होगी तो ही कोई अभिकारक इसमें बदल पाएगा, उत्पाद में बदल पाएगा। और दूसरा कौन सा था? अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास या ओरिएंटेशन बैरियर में क्या होता था? उसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन से उन्हें टकराना पड़ता था। तो मैं ताप के प्रभाव को प्रारंभ करने से पहले जो संगठित सिद्धांत था उसका जो निचोड़ था, जो निष्कर्ष था, वो मैं यहाँ लिख लेता हूं। संगठित सिद्धांत ये कहता था, संगठित सिद्धांत के अनुसार से क्या मामला था कि जो भी अभिक्रिया का वेग है वो अभिक्रिया वेग, जिसे हम किससे लिख देते थे? इसे हम लिख देते थे dx/dt। और ये संगठ्य आवर्ती और सक्रिय अंश के गुणनफल के समानुपाती होता के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान में रहेगी तो शायद हम ताप के प्रभाव को बड़े आसानी से और बड़ी सरलता से समझ लेंगे। तो मैं कंटिन्यू करता हूं। आए करते हैं हम प्रारंभ। यहां मान लो कोई भी एक गैसीय अभिक्रिया हो रही है। ये जो गैसीय अभिक्रिया हो रही है, इस गैसीय अभिक्रिया में रिएक्टेंट किसका निर्माण कर रहे हैं? रिएक्टेंट प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। कोई भी अभिकारक क्रिया करके क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। इस अभिक्रिया को जब आप करवा रहे हो तो यहाँ का एक फिक्स टेम्परेचर आपने लिया होगा और यहाँ का जो टेम्परेचर मैंने लिया वो T1 ले लिया। T1 टेम्परेचर पर जब मैंने ये रिएक्शन करवाई तो T1 टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन आई R1। क्या इसकी रिएक्शन, इस रिएक्शन की रेट जो आई वो क्या आई? R1। एक R1 स्पीड से ही रिएक्शन चल रही थी। यह जो रिएक्शन चल रही है वो R1 स्पीड से चल रही है। अब हमने क्या किया? हमने इसके टेम्परेचर को चेंज कर दिया और हमने इसके टेम्परेचर को चेंज करके T2 कर दिया। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज किया तो पता चला यहाँ की स्पीड भी चेंज होगी, यहाँ की रेट भी चेंज होगी। और रेट चेंज होकर क्या हो गई? रेट चेंज होकर R2 हो गई। तो पहले वाले टेम्परेचर पर रेट R1 थी, बाद वाले टेम्परेचर पर रेट R2 हो गई। अगर आपके पास ये जो बाद वाला टेम्परेचर है ये पहले वाले टेम्परेचर से ज्यादा है, ध्यान से सुन लेना इसको, बाद वाला टेम्परेचर पहले वाले टेम्परेचर से यदि ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में 100% मोस्टली ये देखा गया है क्या कि बाद वाली जो रेट है वो पहले वाली रेट से ज्यादा होगी। बाद वाली जो रेट है वो पहले वाली रेट से ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है? किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ा दें तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है किसी भी रिएक्शन के लिए कि टेम्परेचर बढ़ा देने पर उस रिएक्शन की रेट भी बढ़ जाती है। ये इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता कि ये अभिक्रिया उष्मा शोषी है या उष्मा सेपी, क्योंकि किसी भी प्रकार की अभिक्रिया, चाहे से वो उष्मा शोषी हो या वो अभिक्रिया उष्मा सेपी हो, उष्मा शोषी और उष्मा सेपी दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए, दोनों प्रकार, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है,
दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए रेट बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो अभिक्रिया में ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर सदैव बढ़ती है, चाहे से अभिक्रिया उष्मा शोषी हो या अभिक्रिया उष्मा सेपी हो। कहानी समझ में आ रही है? यहां से एक और कंफ्यूजन जो लोगों के रहता है मोस्टली कि शायद शोषी में बढ़ती होगी, सेपी में घटती होगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। किसी अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर निश्चित रूप से बढ़ने वाली है, चाहे से वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या फिर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। क्लियर हो गई ये कहानी? रेट ऑलवेज इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने से। क्लियर? अब आगे देखिए, जब यहां रेट इंक्रीज होती है तो वो रेट कितनी इंक्रीज होती है, अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ जाता है, उसके बारे में बात कीजिए। तो अगर आप यहां के ताप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दोगे, मींस अगर मैं पहले वाले टेम्परेचर को T1 टेम्परेचर को T डिग्री सेंटीग्रेड मान लूं और फिर ताप को बढ़ा दूं, यानी बाद वाला जो टेम्परेचर लूं वो पहले वाले टेम्परेचर से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा ले लूं। कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा ले लूं। अगर बाद वाला ताप पहले वाले ताप से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा ले लेंगे तो आप देखोगे कि ये जो पहले रेट आ रही थी, जिसे हम T टेम्परेचर पर रेट बोल रहे थे, अब जो रेट आएगी उसे हम T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन की रेट कहेंगे। तो आप क्या देखते हो कि पहले वाली रेट की तुलना में अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के बाद इस रिएक्शन की जो रेट आ रही है वो लगभग 2 गुने से 3 गुने के बीच आ रही है। मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दो, रिएक्शन की स्पीड ही डबल हो जाती है, रिएक्शन की रेट ही डबल हो जाती है। अगर मैं यहां ये लिख दूं कि T+10 पर रिएक्शन की जो रेट है वो और T डिग्री पर रिएक्शन की जो रेट है वो, उसका रेशियो मैं ले लूं तो इसका रेशियो कितना आने वाला है? इसका रेशियो 2 से 3 के मध्य आने वाला है। किसके मध्य आने वाला है? 2 से 3 के मध्य। और ये जो आता है इन दोनों के बीच का रेशियो, इसी को ताप गुणांक क्या कहा जाएगा? ताप गुणांक। तो परिभाषा क्या होगी ताप गुणांक की? ताप गुणांक दो भिन्न ताप पर अभिक्रिया दर का अनुपात है तथा ये दो भिन्न ताप एक दूसरे से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर रखते हैं। तो हम इसे और आसानी से कैसे बता सकते हैं? ताप गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भिन्न दो तापों के दर अभिक्रिया दरों का अनुपात होता है। फिर से रिपीट करता हूं, ताप गुणांक क्या है? ताप गुणांक किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भिन्न दो तापों की अभिक्रिया दर का अनुपात है। कौन? ताप गुणांक। आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले से ही आपने ये पढ़ रखा है दर नियम या वेग व्यंजक में कि किसी भी अभिक्रिया की दर अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारकों की सांद्रता से इस प्रकार से संबंधित है। अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता की अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के समानुपाती थी, उसको हटाकर हमने एक समानुपाती नियतांक लगाया था। हम क्या कर रहे हैं? अभी हम अभिकारकों की सांद्रता को नहीं बदल रहे हैं, हम अभी अभिक्रिया की कोटि को नहीं बदल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन नहीं बदलने वाली, उसकी अभिक्रिया की कोटि थी वो नहीं बदलने वाली, लेकिन रेट बढ़ जाएगी क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो ताप बढ़ाने से अभिक्रिया दर बढ़ रही है क्योंकि अभिक्रिया का दर स्थिरांक भी बढ़ता है। अभिक्रिया की दर चाहे से उष्मा शोषी अभिक्रिया ले ले, चाहे से उष्मा सेपी अभिक्रिया ले ले, अभिक्रिया की दर जरूर बढ़ेगी। इसका मतलब है अभिक्रिया का दर नियतांक जरूर बढ़ेगा, चाहे से अभिक्रिया उष्मा शोषी हो या अभिक्रिया उष्मा सेपी हो। तो आप
क्या लिख सकते हैं, थोड़ा और अच्छे से देखें। मैं इसको यहां से हटाकर इसकी जगह और क्या लिख सकता हूं वो भी आप देख लीजिए। मैं ये भी तो लिख सकता हूं आर टी प्लस 10, आर टी प्लस 10 क्या हो जाएगा के टी प्लस 10, समझ गए, क्योंकि रेट बढ़ी है तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ा होगा। तो टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर दर नियतांक और टी डिग्री सेंटीग्रेड पर जो दर नियतांक था उसके अनुपात को भी हम क्या कह देंगे, उसके अनुपात को भी हम ताप गुणांक ही कहेंगे। आई क्या कहानी समझ में। तो ताप गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भिन्न जो दर नियतांक हैं किसी भी अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भिन्न दो तापों के दर नियतांकों का अनुपात अथवा अभिक्रिया दरों का अनुपात क्या कहलाता है, ताप गुणांक, जिसका मिनिमम मान 2 आता है, मैक्सिमम मान 3 आता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो हमें 2 कंसीडर करना है। तो कहानी ये समझ में आ गई होगी आपके कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में चाहे से वो सोसी हो चाहे से वो सेपी हो, मैं जैसे ही ताप बढ़ाता हूं अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, और अभिक्रिया की दर ही नहीं अभिक्रिया का दर नियतांक भी बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है, प्रैक्टिकल करके देखा तो ताप गुणांक से पता चला कि अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हो तो अभिक्रिया का दर नियतांक 2 गुना हो जाता है, या अभिक्रिया की दर भी 2 गुनी हो जाती है। हो सकता है 2 गुनी नहीं 3 गुनी भी हो जाए, तो 2 से 3 के मध्य ही आने वाली है। तो आप नोट करते जाइएगा पॉइंट्स को। आपने हेडिंग क्या डाली होगी, आपने हेडिंग डाली है अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव। पहला पॉइंट लिखें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, लिखते जाएं आप, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए सामान्यतः ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, चाहे से वह अभिक्रिया उष्मा शोषी हो अथवा उष्मा सेपी हो। लिख लिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप नोट करें, दूसरे पॉइंट में आप सब हेडिंग एक छोटी सी हेडिंग डाल ले, ताप गुणांक, इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं और लिखे ताप गुणांक की परिभाषा। ताप गुणांक की परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भिन्न 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भिन्न 2 तापों पर अभिक्रिया के वेग नियतांकों अथवा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भिन्न 2 तापों पर अभिक्रिया की दरों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। लिख लिया, पॉज करके लिखते रहिएगा वीडियो को। आगे बढ़ता हूं मैं। ये जो था ताप गुणांक, इसका मान 2 से 3 के बीच में आता है। ये ताप गुणांक की क्या होती है, वैल्यू होती है। तो यहां से क्या कहानी पता चली कि मैं अगर यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दूं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते ही इस अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग अगर बढ़ रहा है तो फिर अभिक्रिया के वेग के बढ़ने के पीछे का कारण क्या होगा, यह संगठ्य सिद्धांत समझाता है कि अगर अभिक्रिया का वेग बढ़ा है तो या तो Z बड़ा होगा या F बड़ा होगा। तो या तो संगठ्य आवृत्ति बढ़ी है, संगठ्य आवृत्ति के कारण यह हुआ है, या सक्रिय अंशिया का सक्रिय अंश बढ़ा होगा उस कारण से ऐसा हुआ है, या इन दोनों का संयुक्त प्रभाव रहा होगा। तो आप नीचे से अलग से लिखें, अगला पॉइंट बना करके लिखें। इसकी ताप गुणांक की परिभाषा लिख ली। आगे लिखें आप, किसी रासायनिक अभिक्रिया का, लिखते रहे आप, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग संगठ्य सिद्धांत के अनुसार, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग संगठ्य सिद्धांत के अनुसार संगठ्य आवृत्ति तथा अणुओं के प्रभावी अंश पर निर्भर करता है। अणुओं के प्रभावी अंश पर निर्भर करता है। कल बात, लास्ट वीडियो में हमारी बात हो चुकी है, ये दोनों बातें हम कर चुके हैं। आगे लिखें अब, अतः अभिक्रिया ताप में वृद्धि से, अतः ताप में वृद्धि से अभिक्रिया की दर में होने वाली वृद्धि इनमें से किसी एक कारक
अथवा दोनों कारकों के सम्मिलित प्रभाव से व्याख्या की जा सकती है। फिर से रिपीट करता हूं, अतः किसी ताप बढ़ाने पर किसी अभिक्रिया के वेग में होने वाली वृद्धि की व्याख्या इनमें से किसी एक कारक से अथवा दोनों कारकों के सम्मिलित प्रभाव से की जा सकती है। तो अब हमें यही देखना है कि मैं जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देता हूं तो अभिक्रिया का वेग जो 2 गुना हो जाता है वो संगठ्य आवर्ती 2 गुनी होने से होता है या सक्रिय अंश 2 गुनी होने से होता है या दोनों का सम्मिलित प्रभाव देखने को मिलता है। तो मैं 1 बाई 1 आपको बताता हूं। देखिएगा, जब भी आप किसी गैसीय मिश्रण में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, गैसों के लिए आप ताप बढ़ा दोगे तो ताप बढ़ाओगे तो निश्चित रूप से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। 3/2 kT या RT से आप निकालते हो तो काइनेटिक ताप बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी जरूर बढ़ेगी। तो जैसे आपने यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से चलेंगे, ज्यादा तेजी से चलेंगे तो ज्यादा जोर से टक्कर करेंगे या ज्यादा संख्या में टक्कर करेंगे तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी। अब आप देखिए, अगर मैं टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता हूं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी में लगभग 3% की वृद्धि होगी। कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 3% की। और 3% की वृद्धि होगी तो टक्करों की संख्या में भी 3% की वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब जो Z है वो कितने परसेंट बढ़ता है? केवल Z बढ़ता है केवल 3%। और Z 3% बढ़ने से वेग 2 गुना हो जाए, 200% हो जाए, 3 गुना का मतलब 300% हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये 3% बढ़ा और वेग बढ़कर 200 से 300% हो गया। इसका मतलब है संगठ्य आवर्ती बढ़ने से, केवल संगठ्य आवर्ती बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ा है, ये कहना गलत होगा। ये बिल्कुल भी सही कथन हमारा नहीं रहेगा। तो Z बढ़ने से तो वेग नहीं बढ़ा है, पूरा वेग जो है वो Z बढ़ने से तो नहीं बढ़ा, क्योंकि Z तो 3% बढ़ा तो वेग भी कितने परसेंट बढ़ जाना चाहिए था? 3%। लेकिन ये तो 200 से 300% हो जाता है। तो आप आगे लिखें, जब आपने ये लिख लिया कि अभिक्रिया का वेग जो है वो इन दोनों कारकों के पर या फिर इन दोनों में से किसी एक कारक पर या दोनों के सम्मिलित प्रभाव उस पर निर्भर करता होगा, उससे हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो आप पहली हेडिंग डाले संगठ्य आवर्ती का प्रभाव। किसका प्रभाव? संगठ्य आवर्ती का प्रभाव। डाल लिया आपने हेडिंग। संगठ्य आवर्ती के प्रभाव में लिखे, जब किसी गैसीय मिश्रण के ताप में वृद्धि की जाती है तो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है। लिख दिए लाइन। फिर अगली लाइन लिखे, जब ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाती है तो गतिज ऊर्जा में लगभग 3% की वृद्धि हो जाती है। जब ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाती है तो गतिज ऊर्जा में 3% की वृद्धि हो जाती है। अतः गतिज ऊर्जा बढ़ने से अणुओं में टक्करों की संख्या में भी वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से अणुओं की टक्करों की संख्या में भी वृद्धि होगी, अर्थात संगठ्य आवर्ती के मान में भी वृद्धि होगी। परंतु संगठ्य आवर्ती के मान में होने वाली ये वृद्धि केवल लगभग 3% होगी। और हम जानते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने से, लिखते जाए आप, और हम जानते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 200 से 300% हो जाता है। अतः केवल संगठ्य आवर्ती में वृद्धि होने से अभिक्रिया के वेग में होने वाली वृद्धि की व्याख्या नहीं की जा सकती। Z अकेला इसको
जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और जेड का तो इतना सा कंट्रीब्यूशन है 3% का, वो तो 300% हो रही है। इसका मतलब मेन कंट्रीब्यूशन किसका होना चाहिए? ऐप का होना चाहिए। तो ऐप का भी है या नहीं है? तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लें दूसरा, प्रभावी संगठे के अंश में होने वाली वृद्धि। प्रभावी संगठे के अंश में होने वाली वृद्धि, इसमें हम देखते हैं क्या होता है। देखिए यहां जितनी भी टक्कर हो रही है, क्या सारी टक्कर उत्पाद में बदल पा रही है? नहीं, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि सभी संगठे प्रभावी नहीं हो पाते, क्योंकि केवल वही संगठे प्रभावी होते हैं जो दोनों प्रकार के ऊर्जा अवरोध को पार कर दे। तो शायद यह सारे संगठे उत्पाद इसलिए नहीं बदल पा रहे क्योंकि इनके पास उस ऊर्जा अवरोध को या उस अभिविन्यास अवरोध को पार करने वाली जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी वो उसके पास नहीं थी, उन अवरोधों को पार नहीं कर पा रहे थे। दहली ऊर्जा जितनी एनर्जी ये गेन नहीं कर पा रहे थे। तो लिखें इसमें पहला पॉइंट, किसी अभिक्रिया मिश्रण में होने वाले सभी संगठे, लिखते चले, किसी अभिक्रिया मिश्रण में होने वाले सभी संगठे उत्पाद का निर्माण नहीं करते, केवल वे संगठे जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा से अधिक हो वे ही उत्पाद का निर्माण कर पाते हैं, उन्हें प्रभावी संगठे कहा जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां जितने भी अणु हैं, इन अणुओं में किनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा से ज्यादा है, किनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा से कम है, उसको देखना पड़ेगा हमें। और इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ के अणुओं की ऊर्जा, यहाँ के अणुओं में ऊर्जा का वितरण कैसे है वो मुझे देखना होगा। और इसके लिए मैक्सवेल और बोल्ट्जमान की स्टैटिक्स को मैं काम में लेने वाला हूं। तो पहले समझ रहे, फिर लिखते हैं हम उस बात को। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने क्या किया है, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने इस गैसीय मिश्रण में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स थे, इन गैस के मॉलिक्यूल्स के पास जो ऊर्जा थी, ये ऊर्जा क्या सबके पास समान है? तो बिल्कुल भी नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आप पढ़ रखे, सभी अणुओं की ऊर्जा एक समान नहीं होती। अतः इनके मध्य ऊर्जा का वितरण कैसे है यह आपको देखना होगा। तो हर अणु कौन कौन से टाइप की एनर्जी यहां रख रहे हैं, कितने अणुओं की ऊर्जा कितनी है और कितने अणुओं की ऊर्जा कितनी है, यह हमें देखना होगा। तो इसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने एक कर्व बनाया, एक ग्राफ बनाए हैं। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान का ग्राफ क्या है वो आप देखेंगे तो सारी चीजें आपके पास क्लियर हो जाएगी। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान क्या कह रहे हैं, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ये कह रहे हैं कि अगर मैं एक तरफ अणुओं का अंश ले लूं, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान के अनुसार अगर एक तरफ अणुओं का अंश ले लिया जाए और एक तरफ हम उन अणुओं की ऊर्जा को ले लें, तो यहां पर जितने भी अणु हैं इनमें जीरो ऊर्जा वाले अणु ढूंढे तो एक भी मिलने वाला नहीं है। फिर जैसे जैसी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, 1 जूल 2 जूल 5 जूल, तो इन अणुओं, उस ऊर्जा को रखने वाले अणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी। पता चला कम ऊर्जा वाले अणु बहुत कम होते हैं, जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है उस ऊर्जा को धारित करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है। और एक बार ये एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसको रखने वाले अणु सबसे ज्यादा यहाँ मिलते हैं, तो उसका अंश सर्वाधिक मिलता है। उससे ज्यादा ऊर्जा वाले अणु वापस मिलना बंद हो जाते हैं, कम मिलते हैं। और आगे चलने पर पता चलता है कि बहुत ज्यादा ऊर्जा, इसको थोड़ा आगे तक ले लेता हूं मैं समझाने के लिए। अगर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले अणु, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले अणु भी बहुत ही कम मिलते हैं। तो अगर अणुओं के अंश और औसत ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो हमें ये पता चलता है कि कम ऊर्जा का अंश भी, जैसे जैसे इसकी हाइट की तरफ चलेंगे अणुओं का अंश बढ़ेगा, तो कम ऊर्जा वाले अणुओं का अंश भी बहुत कम है, ज्यादा ऊर्जा वाले अणुओं का अंश भी बहुत कम है। एक ऐसी ऊर्जा जरूरी है जिस ऊर्जा को रखने वाले अणुओं का अंश यहाँ पर अधिकतम है। और इस ऊर्जा को, जिस ऊर्जा को ज्यादातर अणु रख रहे हैं, जिस ऊर्जा को ज्यादातर अणु, अधिकांश अणुओं के द्वारा इस ऊर्जा को रखा जा रहा है, इस ऊर्जा को कहा जाता है अधिकतम संभाव्य अंश। क्या कहा जाता है, अधिकतम संभाव्य अंश। ये अधिकतम संभाव्य अंश। अब पता चला आपको
कि यहां जो अणु थे इन सब की ऊर्जा एक जैसी नहीं है, बहुत कम ऊर्जा वाले भी अणु हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले भी हैं, लेकिन बहुत कम ऊर्जा वाले भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले भी बहुत कम है। ज्यादातर अणु इस ऊर्जा को लेकर के यहां रहते हैं। अब यहां जो अणु है वो टक्कर से उत्पाद बनाना चाहिए तो उनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा से ज्यादा होनी चाहिए। बताइए दहली ऊर्जा कितनी है? तो जब आप किसी रिएक्शन के लिए दहली ऊर्जा की बात करते हैं तो पता चलता है कि दहली ऊर्जा की जो वैल्यू है, ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारे पास है, ये दहली ऊर्जा, इसकी वैल्यू लगभग यहां है। तो ये ऊर्जा, ये जो ऊर्जा का मान है, इतनी एनर्जी, इससे ज्यादा एनर्जी अगर किसी मॉलिक्यूल के पास है तो वो उत्पाद में कन्वर्ट हो सकता है, इससे कम ऊर्जा वाले कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो इस मिश्रण में इतने सारे अणु थे, इन सारे अणुओं में से जो ब्लैंक दिख रहा है, मतलब इतने अणु तो अभिक्रिया में टक्कर करते रहेंगे, उत्पाद ही नहीं बना पाएंगे। ये इतना सा एरिया है जो टक्कर करके क्या बना पाएगा? उत्पाद बना पाएगा। ये दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? ये सक्रिय अंश है। कौन सा अंश है? ये सक्रिय अंश है, ये एक्टिव फ्रैक्शन है। तो आप आगे लिख दें इस बात को कि मैक्सवेल व बोल्ट्जमान के अनुसार, मैक्सवेल व बोल्ट्जमान के अनुसार यदि अणुओं के अंश व अणुओं की ऊर्जा के मध्य वक्र आलेखित किया जाता है तो इसे ऊर्जा वितरण वक्र कहा जाता है। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान के अनुसार अणुओं के अंश और ऊर्जा के मध्य वक्र आलेखित किया जाता है तो इसे ऊर्जा वितरण वक्र कहा जाता है। फिर आप ये वक्र बना ले, ये ग्राफ बना ले, और ये ग्राफ बनाने के बाद में आप आगे लिखें कि इस वक्र को देखने से स्पष्ट है कि अधिकांश, इस वक्र को देखने से स्पष्ट है कि अभिक्रिया मिश्रण में अधिकांश अणुओं की ऊर्जा दहली ऊर्जा से कम है, अर्थात इन अणुओं के मध्य होने वाले संगठे अप्रभावी रहेंगे। और इसे को आप कोई भी नाम दे दीजिए, यहाँ ए लिख लेते हैं हम, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी लिख लेते हैं। तो आगे वाले पॉइंट में देखिए, इस वक्र का ए बी सी क्षेत्रफल जो कि बहुत कम है, सक्रिय अंश को प्रदर्शित करता है। इस वक्र का ए बी सी क्षेत्रफल जो कि बहुत कम है, सक्रिय अंश को प्रदर्शित करता है, अर्थात अभिक्रिया मिश्रण में सक्रिय अंश की मात्रा बहुत कम होती है। ये बात आपने लिख ली। अब हम क्या करते हैं, ये आपने जब भी कर्व बनाया तो यहाँ का एक टेम्परेचर था और यहाँ का टेम्परेचर था T डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाकर T+10 कर देते हैं और T+10 करके अब मैं यहाँ के टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देता हूं और 10 डिग्री बढ़ाकर मैं दोबारा ग्राफ बनाता हूं। तो दोबारा ग्राफ बनाते पता चलेगा कि यहाँ के अणुओं की ऊर्जा बढ़ गई और यहाँ के अणुओं की ऊर्जा बढ़ गई तो कम ऊर्जा वाले ज्यादा ऊर्जा वालों की तरफ चले जाएंगे और ज्यादा ऊर्जा वालों की तरफ चले जाएंगे तो आपका जो कर्व आएगा वो इस तरीके से आएगा, नया कर्व आएगा वो इस तरीके से आएगा। तो आप क्या देखोगे कि वक्र जो था वो दाहिनी ओर विस्थापित हो गया और दहली ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश अब पहले से जस्ट डबल हो गया है, यानी सक्रिय अंश क्या हो गया, 2 गुना हो गया और सक्रिय अंश 2 गुना हो गया तो स्पीड को 2 गुना होना ही है। तो आप इसके लिए यहां से ये वक्र बनाएं। आगे फिर लिखें, आप इस वक्र को बनाने से पहले कुछ लाइनें लिख दें और लिखें, जब अभिक्रिया मिश्रण का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है, जब अभिक्रिया मिश्रण का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है तो यह वक्र दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है, अर्थात अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं के अंश में वृद्धि हो जाती है, अर्थात अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं के अंश में वृद्धि हो जाती है। लिख दिया पॉइंट। फिर एक नया पॉइंट बना ले। इस वक्र को देखने से स्पष्ट है, इस वक्र को देखने से स्पष्ट है, देखिए यहां पर क्या चला था मामला, पहले वाला जो एरिया था वो ये था, ये सक्रिय अंश था पहले, और अब क्या हो गया, अब इसका जस्ट डबल हो गया। तो वक्र को देखने से स्पष्ट है
कि सक्रिय जब ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, वक्र को देखने से स्पष्ट है कि जब ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है तो सक्रिय अंश का मान लगभग 2 गुना हो जाता है। पहले वाला जो सक्रिय अंश था उसको मैं लिख देता हूं, पहले वाले सक्रिय अंश को मैं यहां लिख देता हूं ए बी सी एंड डी, और अब वाले को ए ई एफ एंड सी। तो पहले जो सक्रिय अंश था वो था तो ए बी सी डी था, अब है ए ई एफ डी, और ए ई एफ डी का जो एरिया है वो ए बी सी डी का लगभग कितना है, 2 गुना है, इसीलिए तो सक्रिय अंश 2 गुना हो गया। तो वक्र को देखने से स्पष्ट है कि ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने से सक्रिय अंश का मान लगभग 2 गुना हो जाता है, अतः अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाएगा, अतः अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाएगा। ये कितनी डिग्री पर था, ये T डिग्री सेंटीग्रेड का है, ये कितनी डिग्री का है, ये T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है। समझ में आ गई कहानी? तो ये दोनों कर्व हमने देख लिए। अच्छा ये क्या था, अधिकांश अणुओं के द्वारा जो ऊर्जा रखी जाती थी उसे हम अधिकतम संभाव्य ऊर्जा कहते थे। तो ये हमारे लिए अधिकतम, ये हमारे लिए अधिकतम संभाव्य ऊर्जा है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है। और अधिकतम संभाव्य ऊर्जा का मान देखिए, T डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम संभाव्य ऊर्जा का मान कम था, T + 10 पर अधिकतम संभाव्य ऊर्जा का मान ज्यादा हो। जैसे ताप बढ़ाओगे अधिकतम संभाव्य ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, लेकिन इस ऊर्जा को रखने वाले, धारित करने वाले अणुओं का अंश पहले ज्यादा था, अब धारित करने वाले अणुओं का अंश कम है। तो आप ये बात भी लिख सकते हैं कि ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर या ताप में वृद्धि करने पर अधिकतम संभाव्य ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, परंतु अधिकतम संभाव्य ऊर्जा को धारित करने वाले अणुओं के अंश में कमी आती है। तो ये जो वक्र है, ये कर्व हमें बहुत अच्छे से बता रहा है कि सक्रिय अंश 2 गुना होने से अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो गया। समझ में आ गई कहानी? तो अभिक्रिया का वेग बढ़ने के पीछे 2 रीजन मेन थे। ये हमें किसने सिखाया था, ये हमें सिखाया था संगट्टे सिद्धांत ने। उन्होंने कहा था कि अभिक्रिया का वेग या तो Z बढ़ने से बढ़ेगा या F बढ़ने से बढ़ेगा। अब आपको पता चलिए अभिक्रिया का वेग Z बढ़ने से तो नहीं बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग मेनली किस पर डिपेंड करता है, F पर डिपेंड करने वाला है। आगे अच्छे से बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव समझ लिया, ताप बढ़ने से क्यों बढ़ता है कि सक्रिय अंश डबल हो जाता है। अब सक्रिय अंश डबल हो रहा है, ये तो प्रैक्टिकली हमने सारी चीजें देख ली है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान की ऊर्जा वितरण वक्र से सारी चीजें क्लियर कर ली हमने। अब हम क्या करने वाले हैं, इस ताप के प्रभाव को थ्योरेटिकल सैद्धांतिक रूप से आरेनीय समीकरण से भी समझने वाले हैं। तो अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता को सैद्धांतिक रूप से समझेंगे आरेनीय समीकरण द्वारा। तो शीर्षक लिखे आप नई हेडिंग आप डाल ले, आरेनीय समीकरण कैसे सैद्धांतिक रूप से अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को एक्सप्लेन करता है। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगी, और वो जो इंक्रीज होगी उसके पीछे रीजन क्या होगा, ये तो हमने पढ़ लिया कोलिजन थ्योरी को साथ में लेते हुए। अब उसका जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, एक समीकरण के द्वारा गणितीय विश्लेषण जिसे हम कह सकते हैं, मैथमेटिकल जो उसका एक्सप्रेशन है, वो आरेनियस ने दिया। आरेनियस ने इनसे पहले 1-2 बातें बताई, और वो वही बातें जो संगट्टे सिद्धांत में हमने सीखी कि उस अभिक्रिया मिश्रण में जितने भी अणु होते हैं सारे के सारे ही अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, मतलब सारी के सारी उत्पाद नहीं बना पाते। जो बना पाते हैं उसे सक्रिय अंश कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसको सक्रिय अंश कह देते हैं, सक्रिय अणु कह देते हैं। तो आरेनियस के अनुसार अभिक्रिया मिश्रण में अभिकारक के केवल कुछ अणु ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, सक्रिय अणु। अब जैसे ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, सक्रिय अणु तो उतने ही है। जैसे एक चैम्बर में 100 अणु थे, 100 में से 5 सक्रिय थे। अब ताप बढ़ाओगे तो अणु तो 100 ही रहेंगे, लेकिन सक्रिय 5 की जगह 10 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, ताप बढ़ाने से कुल अणु तो वही रहते हैं, लेकिन उनमें से सक्रिय ज्यादा हो जाते हैं, तो सक्रिय अणु के अंश में वृद्धि हो जाती है। तो अब ताप में और अभिक्रिया की दरमियता में क्या संबंध है, वो आरेनियस ने दिया है। क्या है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो मैं बताता हूं।
उनके अनुसार k इज इक्वल टू होता है a डॉट e की पावर माइनस EA अपॉन में RT। लिख लें इसको बहुत अच्छे से, यह आरेनियस समीकरण, दिस इज नोन एज आरेनियस इक्वेशन। एग्जाम में आ सकता है आरेनियस समीकरण लिखिए, बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते 1 नंबर का। आरेनियस समीकरण क्या है हमें बताना पड़ेगा कि आरेनियस समीकरण क्या होती है। k इज इक्वल टू a डॉट e की पावर माइनस EA बाई RT। अभी यहाँ ये जो संकेत है इसका क्या क्या मतलब समझे। देखो t का मतलब आप लोग समझते होंगे, t तो यहाँ ताप है, टेम्परेचर है, केल्विन में लेना है। r गैस का नियतांक है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन ले सकते हैं, या 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन में ले सकते हैं। ये क्या है शायद बताने की जरूरत नहीं है, खूब डिस्कशन हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये सक्रियण ऊर्जा है। E ये बेस है, जो नेचुरल लॉगरिथम है उसकी बेस है। ए को बारे में जान लो आप। ए यहां पर क्या है, ए यहां आरेनियस गुणक है। क्या है यहां पर ए आरेनियस गुणक है। इसका और भी नाम होता है, इसी को पूर्व चरघातांकी नियतांक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को और क्या कह देते हैं, यह आवृत्ति गुणक भी है। तो ये हमारे पास आवर्ती गुणक, आरेनियस गुणक या पूर्व चरघातांकी नियतांक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये ए हो गया। और के तो दर नियतांक को पढ़ा विक्रिया की, ताप बढ़ाने से विक्रिया की दर भी बढ़ती है और दर नियतांक भी बढ़ता है। तो मैं यहां दर लिखूंगा, दर नियतांक एक ही बात है जब आप टेम्परेचर की बात कर रहे होते हो। जब आपने संगठित सिद्धांत तो ढंग से पढ़ी रखा है ना। संगठित सिद्धांत क्या कहता था कि अभिक्रिया की जो दर है वो संगठ्य आवर्ती और सक्रिय अंश के गुणनफल के बराबर होती है। अगर मैं संगठ्य सिद्धांत की इस समीकरण को आरेनियस समीकरण के साथ कोरिलेट करूं तो मुझे पता चलता है कि आरेनियस समीकरण और ये तो बिल्कुल सेम ही है। कैसे, ये जो पूरा मामला है यहां भी तो 2 को गुणा करने पर ए और इस पूरे पद को गुणा करने से ये क्या आ रहा है, और के क्या है दर नियतांक, और ताप बढ़ाने पर दर नियतांक और दर एक जैसे बदलते हैं। तो जहां दर की बात चल रही है वही दर नियतांक हो गया। तो यहां दर नियतांक 2 कारकों को गुणा करने से आ रहा है और यहां दर 2 कारकों को गुणा करने से आ रही है। तो ये जो दोनों कारक हैं वो यही हैं। अगर आपको आवर्ती गुणक या आरेनियस गुणक या पूर्व चरघातांक के नियतांक की परिभाषा बतानी है तो आप जेड की परिभाषा बता दें। किसकी परिभाषा बता दें, जेड की। समझ में आ गई कहानी। ये क्या है, ये इकाई समय में इकाई आयतन में होने वाली टक्कर है ये, इसीलिए इसको टक्कर गुणक, आवर्ती गुणक, फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसको कहा है हमने। तो ठीक है, जेड ये है। एक बात तो आप ये समझ लें। दूसरी बात आप क्या समझ लें, दूसरी बात हमारे पास आ गई ये वाला पद, ये वाला पद और ये वाला पद है ये है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, सक्रिय अंश। अगर आपको सक्रिय अंश निकालना हो, क्या निकालना हो आपको, सक्रिय अंश, तो आप क्या करें, e की पावर माइनस EA बाई RT को सोल्व कर ले। सीधा न्यूमेरिकल आता है। कई बार आंकिक प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक अभिक्रिया में, एक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा आपको दे देंगे 200 किलो जूल, 300 किलो जूल है, और ताप वहां का 500 केल्विन है। बताइए वहां का सक्रिय अंश क्या होगा। तो आपको ये दे दिया, टी दे दिया, आर आपको पता होता है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर लो। एंटी लॉग लेना पड़ेगा इसमें, सोल्व कर लो, हो जाएगी सारी वैल्यू। समझ, पहले लॉग लो फिर फाइनली एंटी लॉग, तो 2 बार इसमें सिस्टम चलेगा। तो सक्रिय अंश कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास ए और टी की वैल्यू दे दी जाए। तो ये सक्रिय अंश है और ये एक प्रकार से संगठ्य आवर्ती है। इसका मात्रक क्या होगा, तो ये तो मात्रकहीन राशि है, इसका मात्रक वही होगा जो के का मात्रक है। और के का मात्रक दर नियतांक का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। शून्य कोटि के लिए अलग, प्रथम कोटि के लिए अलग, तृतीय कोटि, द्वितीय कोटि, सबके लिए अलग होता है मात्रक। तो वही मात्रक इसका होने वाला है 1 का। तो ये 1-2 बातें आप यहां लिख लेंगे, ये सक्रिय अंश, ये सारी चीज। अब मैं इसको समीकरण नंबर 1 देता हूं और मैं क्या करने वाला हूं, इस समीकरण 1 का लॉग लेने पर, अब इसका लॉग ले लेते हैं। समीकरण 1 का लघु गुणक लेने पर या लॉग लेने पर, बताओ समीकरण 1 का आप लॉग लोगे तो क्या होगा। समीकरण 1 का लॉग लेंगे तो इस साइड में क्या लिख दूंगा मैं, ln के, प्राकृतिक लघु गुणक ही ले रहे हैं क्योंकि बेस ई है, और ये क्या हो जाएगा ln a,
और वो पावर नीचे आ जाएगी तो माइनस EA/RT। ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA/RT। वो इक्वेशन नंबर 2 थी क्या? 1 थी, सॉरी। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये जो इक्वेशन है ये एक सरल रेखा की समीकरण भी है, तो यहां से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। इसको अगर मैं यहां से देखिएगा, इसको तो मैं y एक्सिस पर ले लूं। कौन सी एक्सिस पर ले लूं? y पर। और 1/t को, ये जो 1/t है इसको मैं x एक्सिस पर ले लेता हूं। और अगर मैंने इसको x एक्सिस पर ले लिया तो ये इसके साथ जो है ये क्या आएगी? इसकी ढाल आएगी, स्लोप आएगी। ये इसकी ढाल आ जाएगी और ढाल माइनस में है, इसका मतलब नीचे की ओर जाने वाला वो कर्व। और ये क्या आ रही है? ये इसका अंतःखंड इंटरसेप्ट होगा, ये अंतःखंड। तो ग्राफ बनाते हैं, देखो यहां दो आप एक बार। इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से हम एक कर्व प्लॉट कर लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं कर्व को, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई? अरे ये हमारी एक्सिस हो गई y, ओके। और ये हमारी एक्सिस कौन सी हो गई? x। तो जो कर्व आएगा वो नेगेटिव स्लोप का आएगा एक इंटरसेप्ट के साथ। तो ये लो, ये कर्व हमारा आने वाला है। यहाँ कौन सी एक्सिस पर कौन है, सिर्फ हमें ये लिखना है। तो यहां पर कौन होगा? y पर। देखिए y पे एक्सिस पर ln k है, तो ये log k। यहां पर x एक्सिस पर क्या लेंगे? 1/t। और ये जो अंतःखंड आएगा, ये अंतःखंड क्या आएगा? ये ln a। और इसकी जो ढाल आ रही है, ये जो स्लोप आ रही है, स्लोप किसके इक्वल आ रही है? स्लोप को निकालते कैसे हैं? tan थीटा से तो निकालते हैं। तो ये आ किसकी इक्वल रही है बताओ आप? तो ये आ रही है EA/R के, तो ये आ रही है EA/R। तो अगर मेरे को एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना, देखो बिल्कुल सिंपल सा काम है। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो R को लाकर इससे गुणा कर दूंगा। अगर मेरे को इसकी ढाल बताओ तो ढाल को किससे गुणा कर दूं मैं? ढाल को गुणा कर दूं R। क्या होता है आपको पता है? R गैस नियतांक है। तो R की वैल्यू से स्लोप को मल्टीप्लाई कर दीजिए, E आने वाला है। बिल्कुल आसान सी चीज है, कहीं कोई टेंशन ही नहीं। ln की और 1/t के बीच में करो, प्लॉट करो, ढाल को R से गुणा कर दो, उससे सक्रिय ऊर्जा निकल जाएगी। और A निकालना हो तो ये जो अंतःखंड आता है, ये ln A का मान है, उसका एंटीलॉग ले लो, ये हो जाएगा। आगे का नहीं समझ में? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या है? ये log बेस E है, ये प्राकृतिक लघु गुणक है। इसको साधारण लघु गुणक में बदलते हैं हम। थोड़ा और आगे चलते हैं। समीकरण 2 को साधारण लघु गुणक में परिवर्तित करने पर, सिंपल लॉगरिथम में साधारण लघु गुणक में परिवर्तित करने पर अब क्या होगा? सिंपल लॉगरिथम में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो हमें क्या मिलने वाला है? ये जो था इसको मैं लिख दूंगा 2.303 log के, क्योंकि 2.303 से गुणा कर देते हैं। log बेस को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए इज इक्वल टू, ये भी क्या हो गया? 2.303 और ये हो गया log a माइनस EA/RT। हो गया क्या? अब मैं इसमें अगर 2.303 का भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा? ये मेरे पास समीकरण बन जाएगी। यहां तो log के 2.303 का भाग दे देता हूं, ये बन गया log a माइनस EA/2.303 RT। हो गया क्या? ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूं। और यहां से भी हम कर्व प्लॉट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं, ये भी सरल रेखा की समीकरण है, इसको तो y पर ले लेता हूं y पे, और 1/t इसको किस पर ले लूं? इसको x पर ले लूं, ये x एक्सिस पर आ गया। अगर इसको x पर ले लिया तो ये जो बचा हुआ ये क्या आएगा? इसके साथ होता है वो ढाल होती है इसकी, तो ये स्लोप है। और ये क्या आएगा? ये इसका इंटरसेप्ट होगा, ये इसका अंतःखंड होगा। इंटरसेप्ट हो गया कि इंटरसेप्ट। अब यहां से आप कर्व प्लॉट कीजिए। जब आप यहां से कर्व प्लॉट करोगे तो कर्व प्लॉट करने पर हमें क्या देखने को मिलेगा? कि वही नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा ये सारा मामला। नेगेटिव स्लोप के साथ हम ले रहे हैं इसको, तो ये हमारा कर्व बन गया। ये लो बन गया। अब इसमें आपने एक्स एक्सिस पर किसको लिया है? y पर, सॉरी y पर आपने लिया है log k को,
तो यहां मैं log k ले लेता हूं। यहां पर आपने क्या लिया है, 1/t को लिया है, लिया क्या 1/t को, तो इसका इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट देखिए आप log a आ रहा है। सब बिल्कुल कहानी ऐसी क्लियर हो रही है। और ढाल किसके बराबर आ रहा है, जो कि tan थीटा होता है, ये ढाल आ रहा है इस बार EA अपॉन में 2.303 r। समझ में आएगी कहानी। तो अगर मेरे को यहां से EA निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ढाल को 2.303 r से गुणा करना पड़ेगा। अब इस कर्व में और ऊपर वाले कर्व में क्या फर्क है, वहां ढाल को केवल r से गुणा करते थे, ये 2.303 r से गुणा करते हैं। तो जब आप ln के और 1/t के बीच में कर्व खींचते हैं, ये ln के और 1/t वाला, तो ढाल को r से ही गुणा किया था। और अगर आप ln की जगह log ले लेते हो तो ढाल को 2.303 से और 2.303 r से गुणा करना है। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, चलो तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब देखिए, अगर मैं किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चेंज करूंगा तो उस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर जैसे आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे आप पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो रेट चेंज होगी, और रेट चेंज होगी तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो हम ये मान लेते हैं कि माना ताप T1 व T2 पर दो भिन्न भिन्न ताप है, T1 और T2 पर दर नियतांक क्रमशः, पहले ताप पर जो दर नियतांक है वो K1 और दूसरे पर K2 हो। तो ताप बदलोगे तो पहले वाले ताप पर K1 और दूसरे ताप पर K2। अच्छा, ताप बदलोगे तो सक्रिय ऊर्जा नहीं बदलेगी, R तो बदलता ही नहीं है, ताप बदलने से गैस नियतांक बदल नहीं सकता। और सक्रिय ऊर्जा वैसे तो बदलती है ताप बदलने से, लेकिन ताप में जो हम बदलाव करें, एक छोटा बदलाव, उस परिसर में जो बदलाव आ रहे हैं ताप बदलने से यहां जो बदलाव आ रहे हैं ना, उसके कंपेयर में इसके तो बहुत कम होता है। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि इस तापरास में सक्रिय ऊर्जा स्थिर है और इस तापरास में ये जो आवर्ती गुणक है ये भी नहीं बदल रहा। तो ये मानते भी हम करते हैं कि EA, R और A कांस्टेंट है। T बदलने सिर्फ कौन बदल रहा है, K। फिर से मैं बता देता हूं, EA और A बदलते हैं लेकिन इतने छोटे बदलते हैं, इतने कम बदलते हैं कि हम इन्हें इग्नोर कर लेते हैं। तो ये तीनों कांस्टेंट है, केवल ये बदलने से ये बदल रहा है। तो हम इस समीकरण को दोबारा कैसे लिख सकते हैं, अगर आप T1 टेम्परेचर पर इसको लिखते हो तो log K1 इज इक्वल टू A बदल नहीं रहा तो log A माइनस EA बदल नहीं रहा डिवाइडेड बाई 2.303 R और T बदल रहा है केवल T1। हो गया क्या। और दूसरे ताप पर क्या लिखेंगे इसको, दूसरे ताप पर मैं इसको लिख दूंगा log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 R और इसको क्या लिख दूंगा मैं T2। समझ में आएगी कहानी। इसको समीकरण नंबर 4 दे लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 5। अब हम क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए यहां लिख सकते हैं कि समीकरण जो 5 है उसमें से माइनस कर दो समीकरण 4 को। लिख लेना आप लैंग्वेज, समीकरण 5 में से इक्वेशन है ये, इक्वेशन 5 में से मैं लिख देता हूं, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को घटाने पर, अगर हम घटाएंगे तो क्या आने वाला है, देखिए यहां से मैं इसमें से इसको घटा देता हूं, इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये log K2 माइनस log K1 हो गया। इसको इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस होकर 0 हो जाएगा। अब यहां क्या आ जाएगा, ये माइनस EA बाई 2.303 RT2 माइनस, अब ये वाला है तो माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो EA बाई 2.303 R और ये क्या हो जाएगा T1। लिख लिया आपने, आगे कंटिन्यू करें। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम log K2 बाई K1 लिख सकते हैं क्या, ये K2 बाई K1 हो जाएगा। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से देखो EA कॉमन आ गया और 2.303 R कॉमन आ गया। यहां क्या बचा, 1/T1 प्लस में बच गया और 1/T2 किस में बच गया, माइनस में। तो एक बहुत ही फेमस इक्वेशन आपके पास आ गई है। और इस इक्वेशन से अगर दो भिन्न भिन्न ताप पर दो दर नियतांक दे देते हैं तो आप EA कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये खूब यूज होती है और सीधा न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसे बोर्ड लेवल पर या किसी ऑब्जेक्टिव पैटर्न की जो एग्जाम्स होती है नीट जेईई उनके ऊपर सीधे क्वेश्चंस आते हैं। जब ताप 300 से 310 केल्विन कर दिया जाता है, केल्विन में लेना है यहाँ, 300 से 310 केल्विन कर दिया जाता है तो दर दोगुनी हो जाती है।
अब देखिए दर 2 गुना हुई तो दर नियतांक भी 2 गुना हो गया, तो K2 बाई K1 की वैल्यू क्या आ गई 2, तो log 2 लिख देंगे यहाँ। कई बार मान न देकर के ये कह देंगे दर 2 गुना हो गई 3 गुना हो गई, तो भी आपको यहाँ लिखना है ये जो अरेनियस इक्वेशन थी उसे सक्रिय ऊर्जा कैलकुलेट करने के लिए एक तो ग्राफी विधि थी ये कैलकुलेट करने के लिए, इस ग्राफ से कर रहे थे अपन, यहां से भी तो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल रहे थे, ये ग्राफी विधि थी, या फिर आप दो भिन्न भिन्न तापों पर इस समीकरण को इस तरीके से लिख करके यहां से भी एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ ताप का जो प्रभाव था वो बहुत अच्छे से हमने क्लियर कर लिया है, कुछ बीच में बचा नहीं है, बिल्कुल सरल सी चीजें थी, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। सांद्रता का प्रभाव हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ताप का प्रभाव आपने सीख लिया है, अब बच्चा उत्प्रेरक का प्रभाव, ये हम पृष्ठीय रसायन जो चैप्टर है 5वें नंबर का जो चैप्टर है उसमें उत्प्रेरक डिटेल से है। तो एक छोटी सी बात जो कहनी है यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी की वो हम वहां उसको करने वाले। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट फिनिश है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड जो बुक की है या कंपटीशन एग्जाम में जो अच्छी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका एक अलग से वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बाकी आप अपने लेवल पर अच्छे से सारे नोट्स को लिख भी ले और बुक के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी असाइनमेंट आपको दिया गया है, जो मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस क्वेश्चन का जो नंबर है वो क्वेश्चन का नंबर आपको दिए गए लिंक जो कि ऐप पर भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, वहां कहीं भी आप इसे सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट।